हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 4। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा, बेड पर पसरी उस लड़की के मुंह पर कपड़े मारते हुए गुस्से से कहता है, जल्दी करो, हमें प्लान एक्स पर चलना है। कली कली उस शख्स के ये कहते ही वो लड़की अपने अर्धनग्न बदन को ढकते हुए कहती है, पर देवा एक्स क्यों? वो शख्स जिसका नाम उस लड़की ने देवा कहा था, वो उस लड़की की तरफ घुरा कर देखता है और उसकी एक ही घूर उस लड़की के लिए इतनी खतरनाक और डरावनी होती है कि वो कुछ भी नहीं बोलती। और अब आगे देवा एक बड़े से वाइपन वेग को अपने पीछे लाता है और वो उसके साथ मौजूद एक 23 वर्षीय लड़की जिसका नाम रिया होता है, वो उसे फॉलो करते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं और एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार में सवार हो जाते हैं। दोनों अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहनते हैं और कार वहां से अपने मिशन की तरफ रवाना कर देते हैं। रिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रिया अपनी 18 वर्ष की कम उम्र से देवा के लिए काम करते हुए उनके गैंगस्टर गैंग का हिस्सा बनी हुई थी, जहां देवा उसका इस बीच अपनी ज़रूरतों के लिए सही गलत तरीके से इस्तेमाल करना बड़े अच्छे ढंग से जानता था। क्योंकि राज की बात तो ये थी कि रिया एक वक्त पर मन ही मन देवा को चाहती थी, जो चिंगारी दोनों के बीच छोला बनी बैठी थी। और वहीं दूसरी तरफ इस वक्त वैद्या और सना को एक साथ एक लोहे की हथकड़ी में बंधा गया था और वहां से पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा था। उन दोनों के बीच की आपसी रजनीश को आग तब मिली थी जब मजबूरन उन्हें एक दूसरे को झेलना पड़ रहा था, जिस पर वैद्या बार बार उस हथकड़ी के बावजूद भी सना पर अपनी नफरत का गुस्सा बरसाने में रहम नहीं दिखा रहा था। तो वहीं वो दोनों जिस जगह उस बड़ी सी वैन में एक साथ बैठाले गए थे, उनके जस्ट सामने लेडीज कांस्टेबल बैठी हुई थी, जिनकी निगरानी में दोनों को रखा गया था। वैद्या जो भी कर रहा था, सना इस पर शर्म से मुंह दुबक कर बैठी हुई थी। उसके लिए पल पल का वक्त इस कदर बीत रहा था कि हर एक सांस के साथ वो खुद को कोसते हुए अपने बदन को नोचे जा रही थी। सना खुद के कपड़ों की हालत को देखते हुए अपने आसपास में खड़ी लेडीज कांस्टेबल से शर्म के मारे मुंह छुपा रही थी, जिनकी खुद पर गड़ी हुई नज़रें देखकर सना के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर ये धरती फट जाती तो कब का उसमें समा जाती। जहां अभी कुछ वक्त का समय भी नहीं बीतता कि एक तेज ब्रेक के साथ चलती गाड़ी को एकदम से वहीं पर रोक दिया जाता है, जिस पर गाड़ी में मौजूद सभी को जैसे ही एक तेजी का झटका लगता है तो उसी के साथ वैद्या के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल तैर पड़ती है, जिसे वो अपने सामने बैठे पुलिस ऑफिसर्स को पास करता है। और उसी के साथ वहाँ कुछ ही पलों में गन्स फायरिंग होने लगती है। देवा अपनी पूरे ब्लैक पैंथर टीम के साथ वहां पहुंच चुका था और पुलिस वालों के साथ बराबरी का मुकाबला करने में जुट चुका था। पर यहाँ पर देवा और उसकी गैंग पुलिस वालों पर भारी पड़ रही थी, जहाँ वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स में अफरा तफरी का माहौल तैयार हो जाता है, जिस पर सना को डर के खौफनाक सलीके में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं उसकी खराब किस्मत ये होती है कि उसे वैद्या के साथ बंधक बनाया गया था, जिस पर वैद्या एक झटके के साथ सना को अपने दूसरे हाथ से बालों समेत खींचता है और उसके बालों में समेटे पिन को निकालने लगता है और बड़े ही आराम से उस हथकड़ी को जंजीर समेत आज़ाद करवा देता है। और इस तरह दोनों उस लोहे की रोड से तो आज़ाद हो गए थे, पर वैद्या ने सना को अपने साथ बंदी हथकड़ी से नहीं छोड़ा था। और ये बात सना अभी तक समझ पाती कि वैद्या उसे अपने साथ खींचते हुए उस गाड़ी से उतारता है और उसी के साथ देवा वैद्या की तरफ एक रिवॉल्वर उछाल देता है, जिसे लेकर वैद्या सना के मुंह पर हाथ रखता है और बड़ी खामोशी के साथ वहां पर चलती गोलियों से बचते बचाते उन ऑफिसर्स पर फायर करने लगता है।
सना दर्द से चीखते हुए वैद्या से छूटने की कोशिश कर रही थी और उसे गन्स पॉइंट पर फोकस ही नहीं करने दे रही थी, जिस पर वैद्या को उसे गर्दन से दबोचते हुए सीधा खींचकर चिल्लाती छटपटाती सना को अपनी कार से जोर से सटाता है और अपने हाथ से उस हथकड़ी को निकालते हुए कार के बम्पर से लॉक कर देता है, जिस पर सना काफी चीखने चिल्लाने और वैद्या को नोच खाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब तब होती है जब इसी बीच जबरदस्ती वैद्या उसके होठों को अपने मुंह में भर लेता है और उसके बॉडी पार्ट्स को अपने हाथों से मसलते हुए एक ही झटके के साथ खुद से आज़ाद करता है। वैद्या बड़े ही हरामी तरीके से सना को एक आखिरी बार ठीक से निहारता है और बड़ी सी फ्लाइंग किस उसे पास कर देता है। सना के लिए बहुत ही बेशर्मी का नज़ारा था, पर वो इस पर मजबूर थी वैद्या की ताकत को देखकर, जिसके बाद वैद्या और उसकी टीम मिलकर वहां मौजूद उस ऑफिसर को छोड़कर बाकी सबको मौत की नींद सुला देते हैं। वैद्या एक ऐसा शख्स था जो अपने फैंस और फैमिली के लिए टीवी एक्टर और बिजनेसमैन था और खुद के लिए हिडन गैंगस्टर। देवा जैसे ही बड़े एटीट्यूड के साथ उस ऑफिसर की गर्दन पर अपना जूता रखते हुए उसे दबाने लगता है, तभी वैद्या उसे रोकते हुए बोलता है, नाना वावे, ये तो मुझे बड़े शानदार तरीके से आज की परफॉर्मेंस में एंट्री दिलाने वाला है। इसे कुछ मत करियो, क्योंकि इसे आज पता लगने वाला है कि वैद्या क्या हरामी चीज़ है। वैद्या की इस जवाब पर रिया बोलती है, वोट वैद्या, तुम आज की परफॉर्मेंस में हथकड़ियों के साथ एंट्री ले रहे हो, पर क्यों? इसे तुम्हारी रिपोर्टेशन और भी खराब हो सकती है। रिया के ये कहते ही देवा वैद्या के हाथ में हथकड़ियों को डालते हुए कहता है, मुझे लगता है मर्दों के हाथों में हथकड़ियाँ ज़्यादा सूट करती हैं। क्यों वैद्या? आखिरकार वैद्या आज की परफॉर्मेंस में करने क्या वाला है? और इस बीच सना खुद को कैसे बचाएगी वैद्या की हथकड़ियों से? उन तीनों का ध्यान एक दूसरे से हटकर वैद्या के साथ सना की तरफ जब जाता है, तब देवा वैद्या को बोलता है, इस लड़की का क्या करना है? उसने सब देख लिया है। वैद्या सना की तरफ देखकर देवा को कोई ऑर्डर दे पाता कि वो सब देखते हैं कि वो हथकड़ी खुली हुई है और सना उससे आज़ाद होकर कब की वहाँ से भाग चुकी है। जिस पर वैद्या बोलता है, भागेगी कहाँ तक, धरती कम पड़ जाएगी उसके भागते भागते, पर वो वैद्या से बच नहीं सकती। इसके बाद वैद्या और उसकी पूरी टीम वहाँ से जल्दी से आज की परफॉर्मेंस की तरफ रवाना होते हैं, जहाँ वैद्या के कहे मुताबिक वो आज की परफॉर्मेंस में बड़ी ही शानदार तरीके से हथकड़ियों के साथ पेशी लेता है और अपने फैंस के इंतज़ार को ख़त्म कर देता है। वो ऑफिसर बड़ी ही निराशा के साथ ये सब होते देख रहा होता है। उसके वो सारे सबूत और गवाहों को वैद्या ने अपनी ताकत के नीचे खामोश कर दिया था, जिसके साथ आज वो वैद्या को जीरो साबित करने का सुनहरे ख्वाब सजाए हुए था। वो एक बार फिर सभी के सामने हीरो बन चुका था। और वहीं दूसरी तरफ सना इस वक्त एक टैक्सी में बैठी हुई थी और अपने बंद हुए फ़ोन को बार बार खोलने की कोशिश में जुटी हुई थी, जिसके झट से खुलते ही सना एक राहत की सांस भरती है और अपने चेहरे पर आते आंसुओं की ओस को पोंछ लेती है, जिसके ओपन होते ही उसकी फ़ोन स्क्रीन पर पहला नंबर फ्लैश होता है, जो पहली ही दफ़ा उसकी धड़कनें बढ़ा देती हैं। सना उस फ़ोन कॉल को रिसीव करती है। उसके अंदर से शनाया के कानों में बड़ी प्यारी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मम्मा। एक प्यारी सी बच्ची की आवाज़ सुनते ही सनाया जल्दी से अपनी आवाज़ में एक प्यारपन लाते हुए बोलती है, पीहू मेरी बच्ची। सनाया की आवाज़ सुनते ही पीहू नटखट लहजे में सना को पुकारते हुए कहती है, आप कहाँ हो मम्मा? पीहू के कहते ही शनाया उसे समझाते हुए बोलती है, बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ मेरी परी। आप जल्दी से ब्रेकफास्ट खाकर रेडी हो जाओ, मम्मा अभी पहुँच रही है अपनी परी के पास।
सना ने इतना कहा ही था कि तभी पीहू की टेकर की आवाज़ सना को सुनाई पड़ती है। हेलो मैडम जी, पीहू बेबी रात से ठीक नहीं है। उस टेकर की बात सुनते ही सना अपने लफ्ज़ों को एक जगह पर ठहराते हुए कहती है, क्या पीहू रात से ठीक नहीं है? पर जब मैं उसे आपके पास छोड़कर गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। एक मिनट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सनाया की बात खत्म होते ही वो टेकर बोलती है, मैंने साहब को बताया था मैडम जी, मैं इस वक्त पीहू बेबी के साथ हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ, आप आ जाइए। बस टेकर के इतना कहते ही सनाया कॉल कट करती है और खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, कबीर ने ये जानते हुए भी मुझे एक कॉल तक नहीं किया। उसे मेरा यूज करना बड़े बेहतरीन तरीके से आता है। वो मुझे याद तब ही करता है जब उसे मेरी ज़रूरत होती है, चाहे बाद में मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ या उसका बच्चा किस हालत में है। इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा इस मतलबी शख्स को छोड़कर जाना इसका यही पेशा है। और इतना कहते ही सना की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं, जिसके अगले पहर में हम देखते हैं कि सनाया अपनी बच्ची का हाथ बड़े ही प्यार से अपने हाथ में पकड़कर बैठी थी, जिसका दुख देखते ही सना अपना सारा दुख भुलाकर पीहू के दुख में शामिल हो जाती है। जहाँ पीहू गहरी नींद में सो रही थी और सनाया गहरी टकटकी लगाए पीहू को देखते हुए उसके पास में ही बैठी हुई थी और उसी के साथ एक तरफ पीहू की टेकर लिया भी वहाँ मौजूद थी। कबीर ने मेरे बारे में पूछा था। सनाया के जवाब पर लिया जल्दी से रिएक्ट करते हुए बोलती है, नहीं नहीं मैडम जी, साहब तो अभी तक घर ही नहीं आए। लिया की बात सुनते ही सनाया के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैरती है और वो उसी बेड पर अपना सिर टिकाए पीहू के पास अभी लेटी ही थी कि तभी कबीर तेजी से हाँफते हुए डोर ओपन करता है और पीहू के पास बैठते हुए उसके कॉर हेड को चूमकर गुस्से से सनाया को घूर कर कहता है, व्हाट द हेल सनाया, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि मुझे इतना बताना भी ज़रूरी नहीं समझती कि मेरी बच्ची ठीक नहीं है। ये सब कबीर गुस्से से इतनी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि पीहू के साथ सनाया भी एक पल के लिए सहम सी गई थी, जिस पर एक लेडीज़ नर्स वहाँ एंट्री लेते हुए बोलती है, प्लीज़ कीप साइलेंट मिस्टर कबीर, धीरे बोलिए, आपकी बेटी अभी ठीक नहीं हुई है एंड आपको डॉक्टर दिव्या अपने केबिन में बुला रही हैं। आप दोनों ही पीहू के मदर फादर हैं ना? मिस्टर कबीर रॉय एंड मिस शनाया रॉय। नर्स के इतना कहते ही शनाया जल्दी से इस बात पर रिएक्ट करते हुए बोलती है, जी मैं पीहू की मदर मिस रॉय। शनाया की बात अभी कंप्लीट भी नहीं होती कि कबीर जल्दी से अपनी जगह से उठता है और शनाया को खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए बोलता है, मेरी बेटी आज जिस भी हालत में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और ये कहते हुए उस रूम से बाहर चले जाता है। आखिरकार कैसा है शनाया और कबीर का अनसुलझा सा रिश्ता, जिसकी बर्बादी की वजह कोई तीसरा बनने वाला है। जहां इन सभी सवालों की गुत्थी को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करूंगी कि ये आपको अध्याय पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कमेंट के साथ अपना प्यार ज़रूर देना।